एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञान विषय का आपका पेपर होना है और इसके लिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर लेकर के आ चुके हैं। ये टॉप 50 आपने कंप्लीट कर लिए ना, तो आपके 6 नंबर कोई नहीं खा रहा है, 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और पहले जो वीडियो डाले ना ऑब्जेक्टिव के, यानी कि आपके रिक्त स्थान हो गए, आपके सत्य असत्य हो गए, सही विकल्प हो गए, है ना, और ये आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर हो गए और सही जोड़ियाँ, ये सारे हम वीडियोस कंप्लीट करवा चुके हैं। आप चैनल पर जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा। और 2-2 नंबर के प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं, 3-3 नंबर के प्रश्न कंप्लीट करवा दिए हैं। जाकर के वीडियो देख लेना, आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से पेपर करके आओगे। देखिए ये रहेंगे आपके सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट से समझना, हर एक तरह से क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पे समझाऊंगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो मिश्र धातु। देखिए मिश्र मतलब 2 धातुओं का मिलना, है ना। मिश्र 2 धातुओं का मिश्रण या 2 किसी भी चीज़ों का 2 का मिश्रण, तो वो मिश्र कहलाता है। लेकिन अगर 2 धातुओं को मिला जाए तो वो मिश्रातु या मिश्र धातु कहलाती है। तो ये मिश्र धातु यहाँ पे आंसर रहेगा समांगी मिश्रण का, है ना। इसके बाद है मैग्नीशियम तार का जलना कैसी अभिक्रिया है? तो तीव्र अभिक्रिया है ना। तीव्र अभिक्रिया जो है मैग्नीशियम तार का जलना तीव्र अभिक्रिया है। इसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपने देखा होगा पीएच पैमाना इस प्रकार से होता है, 0 से 14 तक होता है ये। और अगर यहाँ पे 7 होता है, देखिए बीच में, है ना। और अगर ये उदासीन है, जल क्या है? उदासीन होता है। आपको पता है जल का पीएच मान 7 होता है। जो 7 पे होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है, वो उदासीन होता है ना। इस तरफ अम्लीय माध्यम होता है, इस तरफ क्षारीय माध्यम होता है बढ़ने पर, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, पीएच पैमाने से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से आता है। और पीएच पैमाने की जो प्रतिपादक हैं वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, आप याद रखिएगा इन्हें, सोरेनसन, है ना। इस प्रकार से इनका नाम, पीएच पैमाने के जो है प्रतिपादक, इन्होंने पीएच पैमाना जो है बताया था। इसके बाद है अम्लीय विलयन के पीएच का मान लिखिए। तो 7 से कम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे 14 होता है, यहाँ पे 0 होता है। 7 से जो नीचे है वहाँ पे अम्लीय होगा। और 7 से ऊपर की बात अगर क्वेश्चन में पूछ ली जाए कि क्षारीय विलयन का, तो यहाँ पे 7 से ऊपर लिखेंगे, 7 से अधिक, है ना। तो ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद है एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका। इसके बाद है आपका चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ चुंबकीय बल की अनुभूति होती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। देखिए 2-2 नंबर का वीडियो जाकर के देख लेना और 3-3 नंबर का वीडियो जाकर के देख लेना। इससे आपके क्या होंगे, 12 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आना है और 3 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के आने हैं। तो आपके 24 नंबर इससे कंप्लीट होते हैं, इस वीडियो से 2-2 नंबर की से, और 3-3 यानी कि 9 नंबर इससे कंप्लीट होते हैं। तो आपको वो वीडियो जरूर से जाकर के देख लेना है ना। इसके बाद आपका मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, है ना। 23 जोड़े, कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उनकी जोड़ी की संख्या पूछी गई। तो जोड़ी का मतलब क्या होता है? 2 लोग एक साथ, है ना, पेयर में, है ना। जैसे जोड़ी एक जूते होते हैं, तो एक तो नहीं, जोड़ी जब 2 होंगे तो एक जोड़ी कहलाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से 23 जोड़े 46 गुणसूत्र, ये याद रहेंगे आपको। इसके बाद है ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है? तो परावैंगनी विकिरण से हमारी सुरक्षा करती है ओजोन परत। देखिए हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में यहाँ पे ऊपर की ओर क्या पाई जाती है? वायुमंडल के ऊपर यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से ऐसी ऐसी किरणें आती हैं जो कि घातक होती हैं, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो ओजोन परत क्या करती है? उन्हें अपने में ही समाहित कर लेती है, जो कि हमारे लिए खतरनाक होती है, उनसे हमें कैंसर हो सकता है ना। और ओजोन परत क्षय होती जा रही है, इसलिए हमें उसको बचाने के लिए जो प्रयास हमारे द्वारा किए जाने चाहिए, हमारे द्वारा फ्रिज और ये एसी वगैरह का कम उपयोग किया जाना चाहिए, है ना। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का, है ना। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? तो संगत लवण CO2 एवं पानी का, है ना। तो धातु हाइड्रोजन हो कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके CO2 एवं पानी का निर्माण करता है। इसके बाद है कैल्शियम फॉस्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है, इसकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है? तो क्षारीय होती है ना। कैल्शियम फॉस्फेट जो दांत के इनेमल में उपस्थित होता है। देखिए हमारे मुंह का पीएच मान भी अगर कम होगा तो हमारे दांत जो है मतलब संक्षारित होने लगेंगे, है ना। यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है हमारी दांतों की परत, एनेमल, ये आपको पता होगा, एनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इस शरीर का सबसे कठोर भाग भी है। और दांतों के ऊपर जो परत पाई जाती है उसका नाम भी यही एनेमल है। तो ये याद रखेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ब्रंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थ का उपयोग होता है? तो CaOH2 एवं Cl2 आंसर याद रखेंगे।
है ना, भ्रंजक चूर्ण के निर्माण में। इसके बाद है आपका वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखिए, तो अनोक्सी श्वसन, अनुपस्थिति पूछा गया है ना। जो वायु की उपस्थिति में पूछा जाए वो ऑक्सी श्वसन होता है या वायवीय, है ना, ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन ये क्या होता है, ये होता है जो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो कहलाता है आपका अनोक्सी श्वसन। तो ये याद रखिएगा आपका। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन है, वायु में आयोडीन की कमी, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो घेंघा, यहाँ पे बेंघा लिखा हुआ है लेकिन आपको इस प्रकार से इसको लिखना है, घेंघा रोग हो जाता है ना। थायराइड ग्रंथि में जो है थायरोक्सिन हार्मोन्स जो उससे स्रावित नहीं हो पाता है, फिर इसकी अगर कमी हो जाए तो थायराइड आयोडीन का, तो ये घेंघा रोग होता है। घेंघा इस प्रकार से आपको लिख लेना है, यहाँ पे बेंघा जो है गलत लिख गया है। इसके बाद है आपका अगला, प्रतिऑक्सीकारक का क्या उपयोग है, विकृत गंधिता रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक या नाइट्रेट, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है ना, प्रतिऑक्सीकारक। इस प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आयनिक यौगिकों क्या गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है, तो अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद गर्भ निरोधन के लिए एक विधि का नाम लिखिए, तो वेसेक्टोमी हो गया, और ट्यूबेक्टोमी भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये रहेगा आपका अगला क्वेश्चन है, लेंस सूत्र लिखिए, तो लेंस सूत्र आपको दिया गया है 1/f = 1/v - 1/u। और दर्पण सूत्र की बात की जाए तो बिल्कुल आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, केवल यहाँ पे प्लस माइनस का ही साइन चेंज करना है। तो प्लस कर देंगे तो दर्पण सूत्र हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे लेंस सूत्र आपका हो जाएगा। इसके बाद है, ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं, है ना। जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का जो है आदान प्रदान हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना। इनके उदाहरण भी याद रखिएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन जो कंप्लीट करवाए हैं उन्होंने बताया है आपको, तो बिल्कुल से याद कर लेने हैं। विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन ये सारी करवाई हैं, जा करके देख लो 2 नंबर के क्वेश्चन का वीडियो, है ना, उसमें आंसर भी बताए हैं साथ में। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, मरकरी यानी पारा, है ना, जिसे हम Hg द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ये आपका रहेगा आंसर, मरकरी, पारा, और Hg द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है, रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है, 2 से 8 दिन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा। रेटिना बोले तो दृष्टिपटल, है ना, दृष्टिपटल, वैसे रेटिना ही पढ़ेंगे और याद रहेगा आपको रेटिना। इस पर प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है ना, याद रखिएगा। इसके बाद है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र लेंस के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है ना। निकट दृष्टि दोष युक्त लेंस के लिए रेटिना के सामने, है ना। जब हमें कोई आँखों से संबंधित रोग हो जाता है ना, तो हमारी रेटिना पर मतलब प्रतिबिंब बनना बंद हो जाता है, इसीलिए हम लेंस का यूज करते हैं, आँखों में चश्मे लगाते हैं, है ना। तो उसके लिए निकट दृष्टि दोष अगर हमें हो गया है तो उसके लिए प्रयुक्त लेंस, है ना, नेत्र के लिए प्रतिबिंब उसमें कहाँ बनेगा, तो रेटिना के जो है सामने बनेगा, है ना। इसके बाद है आपका अभिक्रिया दी गई Fe+CuSO4 + FeSO4, है ना, प्लस नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इससे क्या निर्माण हो रहा है, यहाँ पे ऐसे तीर का साइन करेंगे यहाँ पे, है ना, FeSO4 + Cu। तो देखिए इसमें क्या होगा, Cu का जो है विस्थापन हो रहा है यहाँ पे, है ना, कॉपर का विस्थापन यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, है ना, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका, आयनिक यौगिक प्रायः ठोस एवं कठोर क्यों होते हैं, तो मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। ये क्वेश्चन रिपीट होगा, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक लिखिए, तो कूलम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलम होता है। दर्पण सूत्र लिखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस का ही केवल यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे लेंस सूत्र हो जाएगा, है ना, ये आपका याद रखना है आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कम प्रकाश में पुतली पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो पुतली चौड़ी हो जाती है। इसके बाद है आपका, है ना, अगर हमें अंधेरा सा रहेगा तो हम आंखें खोलेंगे ज़्यादा, तो पुतली क्या होगी, चौड़ी होगी, है ना, कम प्रकाश में। इसके बाद है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और अगर आरएनए का याद करना है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। केवल इसमें से आपको क्या करना है, डीऑक्सी हटा देना है, तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड ये आरएनए का हो जाता है, और डीएनए का तो ये सामने लिखा ही हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक उभयलिंगी जीव का नाम बताइए, तो केंचुआ हो गया, है ना, केंचुआ एक उभयलिंगी जीव है। आंसर याद रखेंगे, उभयलिंगी क्या कहलाते हैं, जो ज़मीन में भी रह सकते हैं, हमारे साथ यहाँ पे ज़मीन पे भी रह सकते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढों में भी रह सकते हैं, और यहाँ पे पानी में भी रह सकते हैं, ना, वो उभयलिंगी जीव कहलाते हैं। तो केंचुआ इसका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद है, विद्युत द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबक कहते हैं। देखिए
सिंपल सा है, इसी में इसका आंसर लिखा है, विद्युत द्वारा जो चुंबक बनता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं, यही तो आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, CFC का पूरा नाम लिखिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही जो गैस है वो फ्रिज से निकलती है, अगर हम फ्रिज घर में यूज करते हैं तो फ्रिज से जो गैस निकलती है उसी का नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और हम घर में AC का यूज करते हैं, इससे हमें ठंडी हवा तो मिलती है लेकिन उससे गैस निकलती है, खतरनाक गैस होती है जो कि ओजोन परत को यहाँ पे क्षय करती है। और अगर ओजोन परत क्षय होगी तो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणें हमें जो है नुकसान यहाँ पे पहुंचाती हैं, जिससे हमें कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए, है ना। CFC इसका पूरा नाम रहेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद है प्रोटीन किसके रूप में अवशोषित होता है, तो अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ करके गए हैं उनके सारे पेपर बहुत ही अच्छे गए हैं। अगला आपका पेपर सामाजिक विज्ञान का है, उसकी हम विशेष तैयारी करवा सकें आपकी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में करते हैं, तो ये रहेगा आपका। इसके बाद एक आपतित किरण समतल दर्पण से 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए, आपने देखा होगा, मतलब आपने परावर्तन के नियम देखे होंगे, है ना। तो उसमें क्या, आपने आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, तो यही तो है यहाँ पे। देखिए, आपतन कोण का मान क्या होता है, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, ये बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर समतल दर्पण में आपतन कोण 30 अंश का है तो परावर्तन कोण भी यहाँ पे 30 अंश का होगा, ये आप याद रखिए बस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में, है ना, बड़ी आंत में। इसके बाद है मानव के वृषण का कार्य लिखिए, तो शुक्राणुओं का जो है निर्माण करना मानव वृषण का कार्य है। इसके बाद पौधों में प्रकाश के अवशोषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी है, क्लोरोफिल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, पौधों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये क्लोरोफिल है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से द्वारा होता है, तो पत्तियों से होता है, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रायोफिल्म की पत्तियां कुछ इस प्रकार से होती हैं, जो कि यहाँ पे इसमें पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, इनसे ही इसमें जो है प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। कुछ इस प्रकार से इसकी पत्तियाँ होती हैं, यहाँ पे कट लगे रहते हैं बीच में, बिल्कुल ऐसे ऐसे पूरी पत्ती में, तो ये ऐसी पत्ती इसकी होती है, ये बीच में कट है, इससे इसका जो है प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन इसमें आसानी से होता है, और यह बहुत ही आसान प्रक्रिया हो जाती है इसके द्वारा। इसके बाद है, दो धातुओं के नाम लिखे जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, तो सोडियम और पोटेशियम। इन्हें अगर हमने खुले में छोड़ दिया ना तो ये आग पकड़ लेंगी और यहाँ पे जला देंगी, है ना। सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र अति अभिक्रियाशील धातुएं हैं कहा जाए तो, क्योंकि ये ठंडे जल या हवा के संपर्क में आने पर खुली छोड़ दी जाए, ये खुले में रख दें हमने तो ये आगे पकड़ लेंगी और यहाँ पे ये इस प्रकार से नुकसान कर जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, है ना। इसलिए इसे क्या किया जाता है, इसलिए इसे सोडियम को यहाँ पे क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है, या केरोसिन में हमेशा डुबो करके रखा जाता है ताकि ये आग ना पकड़ लें। और सोडियम यानी कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्यों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कंप्लीट कर लेना, वीडियो में बता दिया है। इसके बाद है आपका, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना एवं प्लेटिनम, है ना। ये जो धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में जो है पाई जाती हैं, प्लेटिनम और सोना। इसके बाद है आपका, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो यहाँ पे डायोप्टर, है ना। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता का आपसे अगर लेंस की क्षमता पूछी जाए तो डायोप्टर लिखेंगे, और 1 m दिया गया है तो 1 डायोप्टर यहाँ पे होगा, यहाँ पे आंसर लिख जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, गर्भ निरोधन की एक विधि का नाम लिखिए। देखिए, मैंने बताया था ना कि वेसेक्टोमी है और एक ट्यूबेक्टोमी है, तो एक कोई आंसर लिख सकते हैं या फिर दोनों लिख सकते हैं। एक विषाणु जनित यौन रोग का नाम लिखिए, तो एड्स, HIV ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, सिफिलिस। इसके बाद है आपका, मनुष्य में अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो अलिंगी की बात की जा रही है जो कि 44 होती है। देखिए यहाँ पे कुल की नहीं पूछी गई, अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। इसके बाद है, विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है, टंगस्टन। देखिए, कोई बल्ब है हमारे घर में, ये बल्ब लगा हुआ है घर में, है ना, इसमें जो तार आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से तार होता है, उसमें अंदर तार लगा होता है, वो क्या का बना होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। इस तार की बात की जा रही है जो कि उसमें होता है फिलामेंट टाइप का, है ना। यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बल्ब में पाए जाने वाला फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो वो टंगस्टन का बना होता है, आंसर याद रखेंगे।
इसके बाद है विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण, ये अभिभारण नहीं है, अतिभारण है ना, अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है विद्युत फ्यूज। देखिए अगर जैसे हमारे घर में कोई बोर्ड है ना, लाइट का बोर्ड है, उसे हमने ऐसे लगाया है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, इसमें कई सर्किट होते हैं, ऐसे इस प्रकार से होते हैं, ऐसे होते हैं है ना, एक अगर ऐसे स्विच हो गया ऐसे, और यहाँ पे इसमें अंदर क्या होता है, नीचे की ओर एक स्विच, एक फ्यूज लगा होता है, फ्यूज है ना, एक गोल टाइप का छोटा छोटा सा लगा देते हैं हम वो। इससे क्या होगा, अगर लाइट खराब भी आई ना, है ना, यहाँ पे लगा है ना, विद्युत लघुपतन हुआ, अधिपहरण हुआ, है ना, इससे हानि नहीं होगी। इससे ये फ्यूज जो है लगाया है हमने यहाँ पे 5 रुपये का, 10 रुपये का आता है, तो ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये पूरा बोर्ड जो है हमारा ये ख़राब नहीं होगा, इसलिए हम विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, और ये इससे बचने का बहुत ही अच्छा उपाय है और महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके बाद है पौधे अपना भोजन किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण, और सूर्य के प्रकाश में एक क्रिया जो है संश्लेषण, भोजन संश्लेषित होता है, तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आंसर याद रखेंगे। इसके बाद है संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों के से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है, तो ग्लोबल वार्मिंग है। तो जब मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा मनुष्य जब इतनी गाड़ियां चला रहा है तो उनसे इतना धुआं निकल रहा है, और इतनी फैक्ट्रीज चल रही हैं उनसे ये धुआं निकल रहा है, मलबा निकल रहा है, इससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ रहा है, गर्माहट बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, यानी कि बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो पिघल रहे हैं, और यहाँ पे पानी का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इसे ही हम कहते हैं। ये रहेगा उत्तर। इसके बाद है ओम के नियम का सूत्र लिखिए, तो ओम के नियम का सूत्र यहाँ पे दिया गया है आपको, विभवांतर V बराबर विद्युत धारा I, है ना, ये I लिखा हुआ है, इंटू प्रतिरोध, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा, ये यहाँ पे I है ना, ये आपका यहाँ पे ओम के नियम का सूत्र है गणितीय। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, अजैव निम्नकरणीय। देखिए नहीं होते हैं, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, और जो होते हैं वो आ हटा देना है बस, जैव निम्नकरणीय। जो नहीं होते हैं वो अजैव हैं, लेकिन जो होते हैं वो जैव निम्नकरणीय, तो ये दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद है विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध लिखिए, तो यही यहाँ पे देख सकते हैं ओम का नियम, इसमें वही समझाया गया है। कांसा मिश्र धातु किन धातुओं से मिलकर बनती है, तो तांबा और टिन से, इन दोनों से मिलकर के ये जो है बनती है कांसा। तो ये आपके टॉप 50 मैंने MCQ कंप्लीट करवा दिए, ये एक 1 वर्ड कंप्लीट करवा दिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, है ना। और रिक्त स्थान का वीडियो देख लेना, सही जोड़ी का वीडियो देख लेना, सत्य असत्य का और आपके सही विकल्प का, और ये वीडियो जो कि आपका एक शब्द या वाक्य में उत्तर का था कंप्लीट हो ही चुका है। और 2 नंबर का वीडियो देख लेना, 2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, 3 नंबर के प्रश्न का वीडियो देख लेना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।